हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, आज हमारा लेक्चर सीरीज का जो करंट अफेयर के लिए हम चला रहे हैं उसका आज 10th लेक्चर है, जिसमें आपको नोट मेकिंग करनी है मेरे साथ। और पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें, ठीक है। आज का कोटेशन है, बिग जर्नी स्टार्ट बिगिन विथ स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स आपके लिए क्या हो सकती हैं एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट? तो बेसिकली डेली बेसिक पे टारगेट हो आपके, ठीक है, आप उन टारगेट को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो तो डेली बेसिस पे आपका एक टारगेट हो कि हमें आज एनसीईआरटी के इतने चैप्टर्स रिवाइज करना है, रिवीजन तक की है ना। तो स्मॉल स्टेप्स में क्या आएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बेसिक्स अपने स्ट्रांग कर रहे हो, टारगेट को डेली अचीव कर रहे हो, डेली बेसिस पे खुशी मिल रही है आपको। आप कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो कि यूपीएससी निकलेगा नहीं निकलेगा। आप ओनली फोकस करो आज पर। आज आपका टारगेट क्या है, वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। अपना एक टारगेट रखो, विजन रखो। आज का टारगेट 7 दिन में ये रिवाइज करना है, अब मंथली क्या करना है, डेली बेसिस पर सी सेट भी देखना है। तो आप अगर अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो यूपीएससी आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। बस हमारी शर्त क्या है कि हमें डेली बेसिस पे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये स्मॉल स्टेप्स हैं, ये आप कंप्लीट करोगे तो आपका जो जर्नी है यूपीएससी की बहुत इजी हो जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन टेंशन ये कभी नहीं होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर रेडी रखना गाइज और मेरे साथ नोट मेकिंग करनी है आपको, ठीक है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है तो वो है ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन, ये क्या होता है? तो जो आईपीओ में हम रिलीज करते हैं कितना शेयर देना है, आईपीओ में जो अलॉटमेंट करते हैं उससे आप 15% मोर, ठीक है, शेयर सेल कर सकते हो, मोर शेयर। तो ये आपका ग्रीन शू अलॉटमेंट होता है, ग्रीन शू ऑप्शन होता है, जिसमें आपने जो आईपीओ में डिसाइड किया है कि हमें इतना शेयर बेचना है, उससे 15% मोर शेयर बेच देते हो। तो स्पेशल ऑप्शन है ये ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। इसे और भी एक चीज बोल सकते हैं आप, उससे याद रख लेना, ओवर अलॉटमेंट प्रोविजन। नेक्स्ट, सेकंड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये तो बहुत न्यूज में था, पंजाब में जो इशू हुआ था उसके बाद पंजाब बैंक में। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स, एलओयू। तो ये एक चीज याद रखनी है हमें, ये तो पता है हमें ये क्या है ना, हमें याद ये रखना है शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन अ फॉरेन कंट्री। क्या होता है, गारंटी रखनी होती है। अब विदेश में कोई जाता है ना, ऐसे विजय माल्या वगैरह, मेहुल चौकसी को मिला था ये शायद, है ना, पंजाब बैंक की तरफ से हांगकांग में जब उसे व्यापार करना था तो पंजाब ने एलओयू कार्ड साइन किया था कि मतलब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ऐसा। अगर आपको विदेश में बोले ना तो जिम्मेदारी हमारे लोकल उसने बैंक ने ली थी। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होती है, ये याद रखना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। यूपीएससी खेलेगा तो यही खेलेगा। थर्ड, इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो वो आई थी 1948 में। फोर्थ, अर्थिका एम सैटेलाइट, अर्थिका एम सैटेलाइट किससे रिलेटेड है ये और किसकी है, ये दोनों याद रखना है हमें। पहला तो फर्स्ट है, किसके लिए, फॉर आर्टिक, किसके द्वारा है, बाय रसिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रसिया को ही है इस एरिया में, सबसे ज़्यादा एरिया भी उसी का है। सेकंड चीज़, अगर ये एरिया ओपन हो जाता है तो उसको ना नीचे की तरफ यूक्रेन वुक्रेन में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसका नेवी ऊपर से डेवलप हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे बहुत फ़ायदा होगा। और उसके जो एरिया ब्लॉक हैं सी की वजह से, सी लेंस ओपन नहीं है, फ्रीज हैं बहुत सारे, वो ओपन हो जाएंगे। तो बहुत सारे उसके इंटरेस्ट हैं उस एरिया में। फोर्थ के बाद फिफ्थ, नॉर्थ ईस्ट रूरल। गाइज अगर थोड़ा सा स्लो लगे तो
1.5x पर देख लिया करो लाइवलीहुड, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं बोल बोल के लिखाऊं और आप लिखो। जो हम बचपन में करते थे ना, चीज़ें हमें याद रह जाती थी। आज कंपटीशन में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लोग पीपीटी दिखाते हैं और आपको लगता है कि आपको सब याद रह जाएगा, पर आप बिलीव नहीं करोगे, वीडियो देखने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता बाद में, है ना। हम नोट मेकिंग नहीं करते तो। और ये चीज़ आप अगर मेरे साथ नोट मेकिंग करोगे आपको सब याद रह जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये किसका असिस्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसके अलावा हमें ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ था पहले याद रख लो, 2012। थर्ड, इम्प्लीमेंटेड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजो, नागा, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो ये याद रखना है क्या क्या, मिजो, नागा, त्रिपुरा और सिक्किम। कौन कौन नहीं है यहाँ पर, तो याद रखना, असम नहीं है ना, मणिपुर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो ये स्टेट जो है नहीं, मेघालय नहीं है, तो इनको याद रखना है हमें ना, ये है नहीं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो आपको जनरल लगेगा। और ये किस लिए था ये भी याद रखना। लाइवलीहुड है तो वुमेन और यूथ, ठीक है, अनएम्प्लॉयड उनके लिए। और नेक्स्ट आपका वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, ये कौन रिलीज करता है? तो वल्नरेबिलिटी वगैरह डिजास्टर वगैरह के कुछ रिलेटेड है, अर्थ साइंस इन्वॉल्व हो सकती है ना, क्लाइमेट डिपार्टमेंट हो सकता है तो नहीं। हाउसिंग अफेयर्स है ना, महुआ, वो अर्बन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री वो रिलीज करती है, ठीक है। 7th आपका जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तो ये कौन करता है रिलीज? यूएनडीपी। और याद रखना जनरल सोशल में नो कंट्री, बोले ना कि स्वीडन है या फिर वो कंट्री है जेंडर इक्वलिटी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वलिटी में अभी कोई कंट्री 100% जेंडर इक्वलिटी में नहीं पहुंची है। ये इंपॉर्टेंट है इसके जानने के लिए। और सेकंड चीज इस रिपोर्ट में बताया है, अगर हमें जेंडर इक्वलिटी पे पहुंचना है तो अभी फिलहाल की सिचुएशन में 257 ईयर्स लग जाएंगे। 257 ईयर्स लग जाएंगे किसके लिए? जेंडर इक्वलिटी के लिए। अभी कोई कंट्री जेंडर इक्वल नहीं है, ठीक है। 8th आपका मलहम साल्ट कैप, ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट कैप बन चुकी है ना। किसके लिए? लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैप है ये। पहले ईरान की एक कैप हुआ करती थी लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैप, पर अब ये बन चुकी है। तो ये कहाँ पर है याद रखना है हमको, इजराइल में, इजराइल सॉरी। इसके अलावा ये क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैप, इसमें ही सेकंड उसका नाम लिख लीजिए जो ईरान वाली है, कैप ऑफ दी 3 न्यूट्स ऑन कैसम आइलैंड। ये कहाँ पर है? ईरान में। यहाँ लिख लीजिए सेकंड लॉन्गेस्ट सॉल्ट कैप। ये पहले फर्स्ट हुआ करती थी, पर ये मलहम साल्ट कैप जो इजराइल में है उसका उसे फाइंड आउट करने के बाद ये सेकंड पर हो गई है, ठीक है। 9th, और जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था अपने देश में, तो एक चीज हमें इसमें याद रखनी है, एक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, जनरल है, अगर आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना है इसमें कि नो प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बस ये याद रखना है कि इसमें
एम्प्लॉयमेंट और इसके लिए उसकी बात नहीं की, बाकी जनरल आएगा यूपीएससी अगर स्टेटमेंट बनाता है तो, क्योंकि एक्ट मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा था नहीं बताने लायक। बस एक चीज़ याद रखना कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 10th, एक सरल इंडेक्स आता है ना, ये तो बहुत सालों से न्यूज में तो पता होगा, फिर भी लिख लीजिए। स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिव इंडेक्स, अट्रैक्टिव इंडेक्स, रूफ टॉप है ना और सोलर है, तो सोलर किससे रिलेटेड होगा? रिन्यूअल मिनिस्ट्री, रिन्यूअल मिनिस्ट्री। और इसमें सबसे ज़्यादा लीड कौन कर रहा है? कर्नाटका, कर्नाटका इज लीडिंग। 11th, मिशन 100%। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। पर यूपीएससी अगर ऑप्शन देगा तो ये पूछ लेगा वैक्सीन 100% लगानी है सभी को, उससे रिलेटेड है। और ये किस स्टेट का है? पंजाब। ठीक है। 12th, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या है? तो ये जो एक्ट है वो डील्स करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज से डील्स? विथ मैटर रिलेटिंग टू एक्यूजिशन, डिटर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो याद रखना, अगर यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते तो उसे रॉन्ग कर देना, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। 13th, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, RIDF। तो ये आम पब्लिक को फंड से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। किसका है पहले तो याद रखो, नाबार्ड। और इसमें जानने लायक क्या है? तो ये स्टेट को फंड करता है ना, फंड्स टू स्टेट्स टू कंप्लीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज। यूपीएससी पूछेगा तो ये बोलेगा कि RIDF से आम पब्लिक को मिलता है पैसा, है ना, रूरल। और ये वाला हो गया 14th। देखो FDI किस किस में अलाउ है, हमें ये याद रखना है। FDI एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, इन सब में 100% ऑटोमेटिक रूट से FDI अलाउ है, 100% ऑटोमेटिक रूट से। तो आपको लग सकता है कि इसमें शायद अलाउ ना हो, तो याद रखना एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर और एपीकल्चर। ठीक है। 15th, आप एक चीज याद रखना, NRI एंड OCI अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में तो एज ए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हम इसे मानेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं इंडिया में तो सेम एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे ये लोग
और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अगर हम उनको इतने सारे बेनिफिट देंगे एज ए डोमेस्टिक, है ना। ओसीआई, चलो एनआरआई तो एक तरह से इंडिया का ही होता है, पर ओसीआई तो थोड़ा बाहर का हो गया ना। पर अगर उसे भी डोमेस्टिक अगर ट्रीट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना वो। और ये हो गया था आपका। इसके बाद डीकार्बनाइजिंग प्रोजेक्ट, तो ये किसका है? ओईसीडी प्लस नीति आयोग। इसके अलावा 17th जन औषधि योजना, जिसमें दवाइयाँ मिलती हैं ना, जेनरिक दवाइयाँ इंडिया में। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। इसका डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स किस मिनिस्ट्री में आता है? तो केमिकल मिनिस्ट्री, केमिकल मिनिस्ट्री। इसके अलावा और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे? तो इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्यूरो, लिख लीजिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट, है ना, मैंने सब नहीं लिखा। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ फार्मा, ठीक है, पीएसयू। ये एक पीएसयू, ब्यूरो ऑफ फार्मा, पीएसयू ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटेड बाय 17th हो गया, ठीक है। 18th, इसको ना डिलीट का बटन कभी कभी ऑफ हो जाता है। आप लिखिए 18th में एक फैक्ट लिख लीजिए पहले तब तक, कि इंडिया में जो 73% मीथेन है वो एग्री सेक्टर से रिलीज होता है। कितना? 73% मीथेन। तो एक कोष्टक में लिख लीजिए 70% मीथेन फ्रॉम इंडिया, है ना, एग्री सेक्टर ओनली इन इंडिया, है ना। जो रिलीज होता है एग्री सेक्टर ओनली से 73% होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए, तब तक ये ऑन हो जाएगा तो मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए तब तक। सेंटर अलोन इज एम्पावर्ड, चलो ये स्टार्ट हो गया, लिख लीजिए। 18th आपका सेंटर अलोन इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई, ये भी न्यूज में चल रहा है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो कौन आइडेंटिफाई करेगा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? सेंटर अलोन। 19th आपका नेशनल थर्मल पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर है? ये याद नहीं रखना कहाँ पर, बस याद रखना महारत्ना है, ठीक है, महारत्ना 20। और इसका क्लासिफिकेशन पता हो तो एक बार पढ़ लें, महारत्ना, नवरत्ना, ये क्या होती है। नेक्स्ट आपका लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होता है ना, एक देश से दूसरी जगह पहुंचाना, वो लॉजिस्टिक है ना। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एवरी 2 years, एवरी 2 years। इसके अलावा बाकी तो अपन कल स्टार्ट करेंगे, 20 हो गए ना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर अच्छा लगा मेरा फंडा तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे पूरा देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दिया एक ही जगह पर। जय हिंद।